सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शकील सर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं चौहान राजवंश के बारे में। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बिंदु पे बात आपसे कर लेता हूं। देखिए, बार बार जो है आप लोग कमेंट करते हैं, मैसेज मेरे को कर रहे हैं कि सर आप जो है PDF भी हमें उपलब्ध करवा दीजिए। देखिए, मैंने सारे जितने भी नोट्स थे उन नोट्स को जो है आपके सामने रख दिया है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर सारे नोट्स की मैंने PPT बनाकर और मैंने आपके सामने रख दिया। अब सारी स्क्रीन पे नोट्स की एक एक लाइन आपके सामने आ रही है। ठीक है, मैंने आप लोगों से बस इतना सा काम दिया था कि आप उस वीडियो को देखते हुए उन लाइन को अपने रजिस्टर में उतार लीजिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अब इतना भी काम अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता नहीं कि आप, मैं खैर क्या कहूँ आप लोगों से फिर। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना आलस भी ठीक नहीं है। आप एकदम पके पकाए माल के चक्कर में रहते हैं कई सारे लोग बाग। देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद उस नोट्स को कॉपी कर लेते हैं, सारा नोट्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, तो तुरंत आप देखिए चीज का दोहराव भी हो जाता है, चीज आपको तुरंत याद भी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मेहनत करिएगा। देखिए, बगैर मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत का कोई दुनिया में विकल्प नहीं है। थोड़ा सा हाथ पैर चलाइए आप लोग बाग। तो बार बार ये कमेंट आप लोग करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा मेहनत करें और अपने नोट्स तैयार करें। चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूं आज चौहान राजवंश की। देखिए, इससे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों से जो बात की थी, ये बात की थी कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है, किस प्रकार सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक उत्तर पश्चिम भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेता है। लेकिन गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जब पतन की ओर चला जाता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ मिलता है चौहानों को। और यहां पे आप देखेंगे चौहान जो पहले गुर्जर प्रतिहारों के ही अधीनस्थ सामंत थे, तो जैसे ही प्रतिहारों की सत्ता का खात्मा होता है तो यहां बहुत तेजी के साथ चौहान लोग बाग अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम सारे चौहानों की बात करने वाले हैं। चौहान की जो बहुत सारी शाखाएं थी उनकी भी मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें मुख्य रूप से हम शुरुआत जो है अजमेर के चौहान की करेंगे, फिर उसके बाद रणथंभौर के चौहान की शाखा की बात करेंगे, फिर इसके अलावा जो है बूंदी और कोटा के हाड़ा चौहानों की बात मैं आपसे करूंगा। इसके अलावा देखिए जालौर के सोनगरा चौहान और सिरोही के जो देवड़ा चौहान हैं, इन तमाम चौहान शाखाओं की चर्चा मैं इस चैप्टर में आपसे करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं चौहान राजवंश के बारे में। देखिए जरा, सबसे पहले तो बात मैं आपसे करूंगा चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन इतिहासकार क्या क्या मत रखता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों में, जिसमें नाम आता है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, उनके दोस्त भी थे, बहुत अच्छे मित्र थे उनके। और इसके अलावा चलें तो जोधपुर के महाराजा जो हैं हमारे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, उनके भी एक दरबारी कवि हैं मोहनोत्नयन सिंह। इसके अलावा चलें तो बूंदी के बहुत बड़े इतिहासकार हैं जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर पुस्तक लिखी। इन तीनों की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन तीनों ने चौहान वंश की उत्पत्ति कहां से मानी है? अग्निकुल से। वैसे राजपूत काल की जब शुरुआत हुई थी तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत मैंने आपको बता दिए थे। उसमें चंद्रबरदाई जो है कहता है कि भाई ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 जो है राजपूत कुलों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा जो है यहां पर चालुक्य और चौथा हमारा चहामान यानी आज का चौहान माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। जहां तक बात आती है तो मैंने आपको बता दिया था राजपूतों के कुल 36 कुल माने जाते हैं। अगर 36 में से हम देखें तो 16 सूर्यवंशी माने जाते हैं, ठीक है, 16 जो है चंद्रवंशी माने जाते हैं और 4 कुल अग्निकुंड से उत्पन्न माने जाते हैं। तो 4 कुल में जो है इनमें चौहानों का नाम भी आता है। ठीक, चलिए तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से इतिहासकार ने इनके लिए क्या क्या बातें कही हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे जो है हमारे यहां पर एक ग्रंथ मिलता है पृथ्वीराज विजय। चलिए देखिए जरा, अगला हमारा एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जो हमारे यहां पर जो है जयनक भट्ट ने लिखा था, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है, और गौरी शंकर ओझा जो सिरोही के बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं। इन तीनों ने चौहानों को माना है सूर्यवंशी। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार भी सूर्यवंशी माने गए हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार भाई अपने आप को राम और जो है सीधे सीधे मैं कहूं तो राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मान रहे हैं, तो लक्ष्मण के वंशज हुए। और लक्ष्मण और राम कौन से कुल से माने जाते हैं? सूर्यवंशी कुल से माने जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार भी सूर्यवंशी माने जाते हैं
और अगर मैं यहाँ पे चौहानों की बात करूं तो ये लोग बाग भी अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, और खासतौर पे पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और गौरीशंकर ओझा, इन 3 के अनुसार ये सूर्यवंशी राजपूत हैं। एक 2 शिलालेख की अगर हम बात करें, एक हांसी अभिलेख हमको मिला है 1167 ईस्वी का, और एक है अचलेश्वर अभिलेख 1320 ईस्वी का। इन दोनों शिलालेखों को अगर आप पढ़ें तो इनमें इनको चंद्रवंशी बताया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन इतिहासकारों द्वारा या किन किन ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है और किन शिलालेखों में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक मत और आता है बिजौलिया शिलालेख का। देखिए 1170 ईस्वी का एक बिजौलिया शिलालेख हमको मिलता है। बिजौलिया बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है। बिजौलिया किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे आगे चल के राजस्थान इतिहास में। भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया गांव पड़ता है। इस बिजौलिया गांव में एक मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर एक शिलालेख है, और यह शिलालेख जो है, इसकी तिथि अगर मैं बात करूं तो 5 फरवरी सन 1170 ईस्वी का यह शिलालेख माना जाता है। और 1170 ईस्वी के समय अगर हम बात करें तो चौहान वंश के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर चौहान। ठीक, तो सोमेश्वर चौहान के समय का यह शिलालेख हमको मिलता है। इसके अलावा देखें तो क्याम खां रासो, अगर आपने कभी पढ़ा हो, मैं साहित्य में आपको लिखाऊंगा, नियामत खां जान, नियामत खां कवि का नाम है, नियामत खां, और कवि जान के नाम से भी इनको जाना जाता है, कवि जान के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने लिखा था क्याम खां रासो। तो अगर हम बिजौलिया शिलालेख की बात करें, क्याम खां रासो ग्रंथ की बात करें, एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, इन सबकी अगर हम बात करें तो ये चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बता रहे हैं। ठीक है। मैं आगे अभी आपको पढ़ाने वाला हूं बिजौलिया शिलालेख। बिजौलिया शिलालेख की हम बात करते हैं तो बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। तो इस आधार पर आप देखिए ये सारे के सारे उपभाग चौहानों की उत्पत्ति किनसे मानते हैं? ब्राह्मणों से मानते हैं। ठीक है, सारे मत आपको क्लियर होने चाहिए। कौन इनको सूर्यवंशी बताता है, कौन चंद्रवंशी बताता है, अग्निकुल से उत्पन्न कौन मानता है, ब्राह्मण से कौन उत्पन्न मानता है। तो इस तरीके से आपके सारे मत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो एक मत और हम ले लेते हैं, सेवाड़ी अभिलेख। एक शिलालेख हमको मिलता है सेवाड़ी गांव से, सेवाड़ी अभिलेख। इसमें चौहानों को इंद्र का वंशज माना गया है। स्वर्ग के जो देवता माने गए हैं इंद्र, उसका वंशज बताया गया है चौहानों को। ठीक है, तो ये बात आती है हमारे चौहान शासकों की उत्पत्ति के बारे में। अलग अलग मत हैं, ठीक है, सारे मत जरूर अलग अलग हैं, लेकिन एक बात पर सभी सहमत हैं, और वो ये कि चौहान वंश के जो मूल पुरुष हैं, चौहान वंश के जो संस्थापक हैं, वो वासुदेव चौहान थे। और माना जाता है वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी, आजकल जो ये सांभर वाला जो क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में शाकंभरी सपादलक्ष भी कहते थे, यहां पर चौहान वंश की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और इस पूरी घटना का वर्णन हमको बिजौलिया शिलालेख से मिलता है। अगर आप देखें बिजौलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी का है, बिजौलिया शिलालेख जो कि कहता है 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति ने सांभर, ठीक है, इसी का नाम प्राचीन काल में शाकंभरी सपादलक्ष में चौहान वंश की स्थापना की थी। इसका मतलब यह हो गया, पहला प्रश्न हमारा यह बन गया कि चौहान वंश के जो संस्थापक कौन थे, वो हैं वासुदेव चौहान। चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? 551 ईस्वी में। कहां हुई थी? शाकंभरी में। इस पूरी घटना का वर्णन आपको किस शिलालेख में मिलता है? बिजौलिया शिलालेख में। बिजौलिया शिलालेख कब का लिखा गया है? 1170 ईस्वी का लिखा गया है, जो सोमेश्वर चौहान के जमाने में लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो बिजौलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी का, इससे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। ये बिजौलिया शिलालेख कहता है कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, जबकि चौहान जो है वो कई शिलालेखों में अपने आप को सूर्यवंशी या क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन यहां आप देखें तो चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इस प्रश्न को पटवारी एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस शिलालेख के अनुसार चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे, तो आपका जवाब होगा बिजौलिया शिलालेख। अब यह शिलालेख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं। बिजौलिया शिलालेख की रचना जो है किस भाषा में की गई है, यह आपको ध्यान रखना है, संस्कृत भाषा में। रचयिता कौन थे? कवि का नाम है गुणभद्र, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इस शिलालेख में कितने पद्य हैं? इसमें 13 पद्य हैं। ठीक है, तो 13 पद्य में लिखा गया है। रचयिता गुणभद्र है, भाषा इसकी संस्कृत है। ठीक है,
और 1170 ईस्वी का है। तारीख की अगर बात करूं तो 5 फरवरी 1170 ईस्वी के दिन इसको लिखा गया है। और इस शिलालेख के जो है अगर आप बात करें तो ये लगा हुआ है बिजौलिया में एक मंदिर की दीवार पर। ठीक, तो इस शिलालेख से हमको पता चलता है कि चौहान कौन है, वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और बनता है कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। याद करिए, मैंने आपको बता दिया था अहिच्छत्रपुर, जैसे आजकल हम बोलते हैं नागौर। ठीक है, आजकल जिसे हम नागौर कहते हैं, प्राचीन काल में नागौर का नाम ही अहिच्छत्रपुर था। तो शुरुआती प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्रपुर लोगों की रही है। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के अधीन सामंत थे, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं। राजस्थान में गोहिल हो चाहे चौहान हो, ठीक है, चाहे राठौड़ हो, जितने भी परमार शासक हैं ये सारे के सारे जो हैं शुरुआती दौर में ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीनस्थ सामंत थे। जैसे ही प्रतिहारों की सत्ता खत्म होती है, चौहान अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और यहां पर तेजी के साथ अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो चलिए उसके बाद देखें एक और तथ्य। पहला शासक वो कौन था जिसने अपने आप को प्रतिहारों से स्वतंत्र घोषित किया? इसका नाम आता है गुवक प्रथम। तो गुवक प्रथम जो है पहला चौहान शासक आता है जिसने अपने आप को प्रतिहारों के साम्राज्य या प्रतिहारों की सत्ता से स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा कि पहले प्रतिहारों के अधीनस्थ थे और पहला शासक गुवक प्रथम जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसके बाद देखिए, गुवक का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम और रहा है। इन्होंने अपने चौहानों के जो इष्ट देव माने जाते हैं उनका मंदिर बनवाया था, हर्षनाथ का मंदिर। आजकल अगर सीकर जिले में जाएं तो ये जो मंदिर है हर्षनाथ का, ये सीकर जिले में मौजूद है, हर्ष की पहाड़ी के ऊपर। यहां एक पहाड़ी है जिसका नाम हर्ष की पहाड़ी है। इस हर्ष की पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर मौजूद है। ठीक है, और सीकर के जो चौहान हैं या हमारे जो शाकंभरी के चौहान हैं ये अपना इनको इष्ट देवता मानते हैं, आराध्य देवता मानते हैं। ठीक है, तो गुवक प्रथम ने यह मंदिर बनवाया था। अजमेर के शासकों की अगर कुलदेवी की बात करें तो इनकी कुलदेवी शाकंभरी माता है। ठीक है, इष्ट देवता है हर्ष और आप देखें कुलदेवी, तो कुलदेवी आता है शाकंभरी माता। अच्छा, यहां पर कई जगह जब आप लोग पढ़ते हैं तो कई जगह शाकंभरी माता के अलावा चौहानों की जो कुलदेवी हैं उनका नाम आपको आशापुरा माता भी मिल जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जिन्हें शुरुआत में शाकंभरी देवी के नाम से जाना जाता था, आगे चलकर इन्हीं को आशापुरी देवी के नाम से भी जाना जाने लगा। नाडौल एक जगह है पाली के अंदर, नाडौल के भी अंदर चौहानों की एक शाखा थी, मैं उसकी भी आपसे चर्चा करूंगा। नाडौल एक जगह है पाली में और नाडौल में आशापुरा माता का बहुत ही एक भव्य मंदिर मौजूद है। तो यह माना जाता है कि शुरुआत में शाकंभरी देवी के नाम से इन्हें माना जाता था, आगे चलकर लोगों ने धीरे धीरे इनका नाम आशापुरा माता रख दिया, क्योंकि यह माना जाता है कि शाकंभरी माता से जो भी हम कामना करते हैं, आशा करते हैं, वो तमाम आशाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। तो आशाओं को पूर्ण करने वाली शाकंभरी देवी का नाम धीरे धीरे कालांतर में आशापुरा माता हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चौहानों की कुल देवी के जब बारी आए शाकंभरी माता कर दीजिए, ऑप्शन में शाकंभरी माता नहीं है तो आशापुरा माता भी आप कर सकते हैं। एक ही बात है, एक ही देवी है जिनके अलग अलग नाम है। ठीक है, ये मैं एक चित्र आपको दिखा देता हूं। ये जो है चित्र आपको जो देखने को मिल रहा है, ये हर्ष की पहाड़ी के ऊपर ये हर्ष मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ध्यान रखें, ये मंदिर किसका है? ये शिव जी का मंदिर है। प्राचीन एक शिव मंदिर है जो आजकल खंडित अवस्था में मौजूद है। मध्यकाल में माना जाता है इसको नष्ट करवा दिया गया, तो इसके खंडर आजकल मौजूद हैं। हर्ष की पहाड़ी के ऊपर यह मंदिर है और वर्तमान में अगर आप जाएंगे तो आपको इस खंडहर के बगल में नवीन एक मंदिर देखने को मिल जाएगा जिसका निर्माण कार्य बाद में किया गया है। यह प्राचीन मंदिर है जो लगभग 10वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। ठीक है, इसके बारे में एक तथ्य आता है हर्ष की पहाड़ी के ऊपर। दो तथ्य इसमें मैं आपको बता देता हूं, दो इसमें तथ्य आते हैं। एक तथ्य तो ये आता है कि जो हर्ष का मंदिर है, ये हर्ष जो है कौन है? ये जीण माता जो हम पढ़ते हैं, सीकर के चौहानों की कुलदेवी हम जो पढ़ते हैं, जीण माता के भाई माने जाते हैं हर्ष। तो माना जाता है कि उनके नाम पर यह मंदिर है। ठीक है, हर्षनाथ का मंदिर। दूसरा, इसमें एक पौराणिक कथा और भी मिलती है। माना जाता है एक बार असुरों ने देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, इनको हरा दिया। इंद्र देवता से जब स्वर्ग छिन गया तो माना जाता है कि इंद्र देवता शिवजी से मदद मांगने गए और शिवजी ने यहां पर कहते हैं कि इसी पर्वत पर, ये जो हर्ष की पहाड़ी है, इसी पर्वत पर माना जाता है कि असुरों का संहार किया था। तो माना जाता है कि शिवजी ने जब इस पर्वत पर, इस पहाड़ पर
राक्षसों का, असुरों का संहार किया, तो उस मौके पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ, अपार हर्ष हुआ। हर्ष मतलब उन्हें खुशी हुई। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि देवताओं को जब हर्ष हुआ, अपार खुशी हुई, उसकी वजह से इस पहाड़ी का नाम, इस पर्वत का नाम हर्ष पर्वत हो गया है, हर्ष की पहाड़ी हो गया है। लेकिन दूसरा एक तर्क और भी आता है, जीण माता के भाई हर्ष के नाम पर इसका नाम हर्ष की पहाड़ी हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे दो मत आते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। चौहान वंश में एक महत्वपूर्ण शासक और आते हैं हमारे, जिनका नाम आता है विग्रहराज चौहान द्वितीय, जिनका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा 971 ईस्वी से लेकर 998 ईस्वी। इनके अंदर देखिए कुछ तथ्य बहुत महत्वपूर्ण आपको मिलेंगे। विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। अगर प्रारंभिक चौहानों की बात करें तो प्रारंभिक चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पे जाना जाता है विग्रहराज चौहान द्वितीय। ध्यान रखें, हमारे चौहान राजवंश में विग्रहराज नाम के 4 शासक आने वाले हैं। इनमें विग्रहराज द्वितीय जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, एक तो ये महत्वपूर्ण, और एक विग्रहराज चतुर्थ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, विग्रहराज द्वितीय ने प्रारंभिक चौहान शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। इन्होंने गुजरात के चालुक्य वंश के राजा मूलराज प्रथम को पराजित किया था। अब एक चीज आप यहां पे ध्यान से सुन लीजिए, अजमेर के चौहान शासक और गुजरात के चालुक्य शासक, इन दोनों के बीच में यहां आप देखेंगे युद्ध शुरू हो रहा है। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलेगा। अजमेर के चौहान, गुजरात के चालुक्य शासकों के बीच में यह लंबी लड़ाई चलेगी, और इस लंबी लड़ाई के अंदर कई शासकों का जिक्र मैं करूंगा। यहां पे अर्णोराज चौहान के समय में तो यह लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी, और इसके बाद इस पूरी लड़ाई का अंत होगा पृथ्वीराज चौहान के समय में जाकर, जब 1184 ईस्वी में नागौर के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्य सेना के सेनापति जगदेव प्रतिहार को बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद चौहान और चालुक्य झगड़ा खत्म होगा। तो आप देखिए, चौहान चालुक्य झगड़ा लंबे समय तक चलता है। तो यहां आप देखेंगे तो इन्होंने चालुक्य वंश के राजा मूलराज प्रथम को बुरी तरह से पराजित किया था। इसके अलावा देखिए तो यहां पे भड़ौच, ये भड़ौच नाम की जगह आजकल गुजरात में पड़ती है। इन्होंने भड़ौच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था शाकंभरी माता सीकर के अंदर, आप देखें यहां पर चौहान उनकी कुलदेवी, या फिर मैं कहूं तो मंदिर की अगर बात करूं तो शाकंभरी माता का मंदिर पड़ता है आजकल सांभर जो झील हमारी है, इस सांभर झील का जो पेटा है, यानी इसी के क्षेत्र में ही, झील के वाले क्षेत्र में ही साइड में आप देखें इनका मंदिर आज भी मौजूद है। यह हमारे आरएस एग्जाम में प्री में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था, शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। तो अब आप देखें आपको झील 4 आपको दी गई, तो उसमें एक झील होगी सांभर झील। तो सांभर झील का जो पेटा है, यानी उसका जो क्षेत्र है सांभर झील का, उसी क्षेत्र में यह मंदिर मौजूद है। तो शाकंभरी माता को ही आगे चलकर आशापुरा माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आशापुरा माता का मंदिर भड़ौच में किसने बनवाया है? इसके बाद एक शासक का मैं और जिक्र कर लेता हूं यहीं पर, पृथ्वीराज प्रथम। तो देखिए इस वंश में विग्रहराज 4 शासक हुए हैं, इसी प्रकार पृथ्वीराज नाम से भी 3 शासक देखने को मिलेंगे। ये फिलहाल जो मैं आपके सामने रखा है आपके सामने, यह है पृथ्वीराज प्रथम। एक और हुए हैं इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो तराइन के 2 युद्ध लड़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के साथ। वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है और ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम है। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम भी एक उपाधि धारण करते हैं जो आमतौर पे आप देखें गुप्त शासक धारण करते थे, फिर गुर्जर प्रतिहार इस उपाधि को धारण करते थे। इस बार आप देखें यहाँ पे चौहान इस उपाधि को धारण कर रहे हैं, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूं पहले के जमाने में प्राचीन काल में एक परंपरा थी, पहले गुप्त शासक इस उपाधि को धारण करते थे। गुप्तों का पतन हुआ, फिर प्रतिहार आ गए। प्रतिहारों ने पूरे उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, सबसे शक्तिशाली हुए, तो गुप्त शासकों की उपाधि को उन्होंने धारण कर लिया। आगे चलकर प्रतिहारों का पतन हुआ तो चौहान जो है बहुत शक्तिशाली हो गए, फिर चौहानों ने उस उपाधि को स्वयं धारण कर लिया। इस प्रकार आप देखेंगे यहां पर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि गुप्त शासकों से लेकर चौहान शासकों तक लगातार आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उस जमाने में यह माना जाता है जब आप किसी शक्तिशाली शासक को हरा देते हैं तो उसकी उपाधि भी आप धारण कर लेंगे। इस प्रकार आप देखें गुप्तों से ये उपाधि चलते चलते प्रतिहारों में, प्रतिहारों से यहां चौहानों तक देखने को मिलती है। तो ये कई शासकों ने यहां पे उपाधि धारण कर ली है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं, बताइए निम्न में से किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की?
तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है ये उपाधि किस किसने धारण की है। चलिए उसके बाद देखें तो अगला शासक जो मैं यहाँ पे लेके चलता हूं, ये होंगे इस वंश के बड़े महत्वपूर्ण एक शासक अजयराज चौहान। अजयराज चौहान जिनका शासनकाल मिलता है 1105 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक। अजयराज चौहान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है, इन्होंने आज का अजय मेरू नगर बसाया 1113 ईस्वी में, जिसे आजकल हम अजमेर कहते हैं। शुरू में इसका नाम रखा गया था अजय मेरू, अजयराज चौहान के नाम पर। 1113 ईस्वी में इसको बसाया गया है अजयराज चौहान द्वारा। ठीक, चलिए इसके बाद देखें दूसरा एक और तथ्य मैं आपको बताता हूं। यहां पर इन्होंने कुछ सिक्के जारी करवाए थे। इन्होंने कुछ सिक्के जारी करवाए थे और उन सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ है अजय देव, श्री अजय देव। तो पूछ लिया जाए कि श्री अजय देव नामक सिक्के किसने जारी करवाए, तो आपका जवाब होगा अजयराज चौहान। ठीक, अगला एक और तथ्य देख लेते हैं। इन्होंने अपने नाम से तो सिक्के चलाए ही चलाए, अपनी पत्नी रानी सोमलेखा के नाम से भी इन्होंने सिक्के चलाए थे। तो यहां पे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, रानी सोमलेखा के नाम पर किस शासक ने सिक्के जारी करवाए थे, तो यह होगा अजयराज चौहान, अपनी पत्नी के नाम पर। अब आप अंदाजा लगाइए, रानी सोमलेखा के नाम के सिक्के जारी हो रहे हैं, इसका मतलब रानी सोमलेखा का प्रशासन में कितना ज्यादा हस्तक्षेप रहा होगा। अपन बोलचाल में कह देते हैं ना कि फला जगह फला आदमी का सिक्का चलता है, तो सिक्का चलने से मतलब क्या है कि वहां पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूं कि अजयराज चौहान ने अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलवाए, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि चौहान काल के अंदर उनकी पत्नी रानी सोमलेखा का प्रशासन में कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा कि उनके नाम के सिक्के तक भी जारी करवाए गए हैं। ठीक, चलिए दूसरा एक और देखिए यहां पे तथ्य। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं हमारे राजस्थान में, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज चौहान के शासनकाल को सॉरी इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने अजयराज चौहान के शासनकाल को चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए वैसे तो चौहान साम्राज्य की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त देखें तो 551 ईस्वी का मतलब गुप्त साम्राज्य चल रहा है, ये गुप्तों के अधीन रहे होंगे। उसके बाद देखें तो फिर ये जो है प्रतिहारों के अधीन चले गए। गुवक अपने आप को प्रतिहारों से अलग कर लेता है। उसके बाद अजयराज चौहान देखें अपने नाम से सिक्के जारी करवा रहा है। तो अजयराज अपने नाम से सिक्के जारी करवा रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अजयराज एक संप्रभु शासक है। आप समझिए इस चीज को थोड़ा। एक शासक अगर किसी के अधीनस्थ है तो वो अपने नाम के सिक्के जारी नहीं कर सकता है। एक राजा अगर अपने नाम के सिक्के जारी कर रहा है, इसका मतलब वो किसी के अधीन नहीं है, वो संप्रभु शासक है। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहां पे इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि चौहान साम्राज्य का निर्माण काल था अजयराज चौहान का शासनकाल। ठीक है, चलिए अजयराज चौहान का शासनकाल आपको मिलता है 1133 से लेकर 1153 ईस्वी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे अर्णोराज चौहान के बारे में कुछ चीजें, तो अर्णोराज चौहान को अन्नाजी चौहान के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम अन्नाजी चौहान, तो आप अन्नाजी कह दीजिए, अर्णोराज कह दीजिए, बात एक ही है। इसके अलावा चलें तो इनकी उपाधि एक आपको मिलती है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। अब आप खुद देख लीजिए कितने सारे शासकों ने इस उपाधि को धारण किया है। ठीक है, ये सारे शासक आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम और किया है। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कार्य करवाया था। बिल्कुल अजमेर शहर के पास में आपको झील देखने को मिल जाती है, आना सागर झील। तो आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया। चूंकि इन्हें अन्ना जी भी कहते हैं, अन्ना जी के नाम पर इसका नाम अन्ना सागर हुआ, और अन्ना सागर से ही धीरे धीरे आना सागर हम देख सकते हैं झील का नाम। इसके अलावा चलें तो पुष्कर झील के किनारे बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हमको मिल जाता है, वराह मंदिर। ये जो वराह मंदिर है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं, जिसमें पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार। सॉरी, विष्णु जी का पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार। दूसरे अवतार हमें कूर्म अवतार कछुए के रूप में। तीसरे वराह माने जाते हैं, सूअर के रूप में एक अवतार माना जाता है। चौथा नरसिंह अवतार माना जाता है। पांचवा देखें तो इनके बारे में आता है वामन अवतार। ठीक है, छठा देखें तो इनका आता है परशुराम, सातवें राम, आठवें कृष्ण है, नवे जो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को जो है विष्णु जी का नवा अवतार माना जो है स्वीकार किया जा चुका है। 10वें अवतार माना जाता है कलयुग में कल्कि नाम से आएंगे। तो अगर हम बात करें विष्णु जी का तीसरा जो अवतार है वराह अवतार, उसके बारे में देखें तो वराह की जो मूर्ति यहाँ पे मौजूद है,
इस वराह मंदिर की बात मैं आपसे पुष्कर झील के साथ भी करूंगा। ये जो वराह की मूर्ति है, इसको एक बार मुगल बादशाह जहांगीर ने पुष्कर झील में फिकवा दिया था। तो ये भी प्रश्न बन जाता है, किस मुगल बादशाह ने वराह की मूर्ति को पुष्कर झील में फिकवा दिया था? वो मुगल बादशाह जहांगीर है। ठीक है, हालांकि उसके बाद उन्होंने वापस उस मूर्ति को निकलवा कर पुष्कर झील के किनारे स्थापित करवा भी दिया था। इसके अलावा देखें तो यहां पर पुष्कर झील के निर्माण के समय यहां एक घटना और भी आती है। मैं उस घटना के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, यह माना जाता है कि जहां पर आजकल पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील से पहले यहां एक खुला मैदान था और इसी खुले मैदान पर इन्होंने तुर्क और गजनी सेना को पराजित किया था। ठीक है, और इसका वर्णन हमें कहां मिलता है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में। पृथ्वीराज विजय जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जयानक भट्ट ने लिखा है संस्कृत भाषा में। तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में हमको एक छोटी सी कहानी मिलती है। वो कहानी कुछ इस तरीके से है। उसमें यह कहा गया है कि ये जो जगह है आजकल हमारा, जहां पर आना सागर झील मौजूद है, ये खुला मैदान था और इस मैदान पर अर्णोराज चौहान ने बड़े पैमाने पर तुर्क और गजनी सेना के लोगों को यहां पर युद्ध में पराजित किया और बड़ी पैमाने पर तुर्क और गजनी सेना के लोग यहां पर मारे गए। माना जाता है लाखों लोगों की लाशें इस मैदान में बिछ गई। अब चूंकि आना सागर का ये जो हिस्सा है बिल्कुल अजमेर शहर के पास में था। कहते हैं वर्षा ऋतु निकट आ रही थी और वर्षा ऋतु निकट आने की वजह से अब ये लाशें जो मैदान में पड़ी हुई थी, इनके सड़ने गलने का भय था और अगर ये लाशें सड़ेंगी गलेंगी तो एक महामारी फैल सकती है और उस महामारी की चपेट में अजमेर शहर के निवासी भी आ सकते थे। तो अब ये प्रश्न उठा सामने कि इतनी जल्दी इन लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो माना जाता है किसी ने सलाह दी अर्णोराज चौहान को कि आप ऐसा करिए, साइड में एक नदी बहती है जिसका नाम आता है चंद्रा, एक नदी आती है चंद्रा। तो चंद्रा में प्रचंड वेग आता है बरसात के दिनों में। तो किसी ने सलाह दी कि महाराज एक काम करें, आप चंद्रा नदी जो है उसका मार्ग आप इस मैदान की ओर मोड़ दीजिए और चंद्रा नदी के प्रचंड वेग से ये सारी लाशें अपने आप बह के निकल जाएंगी। तो माना जाता है अर्णोराज चौहान ने चंद्रा नदी के मार्ग को इस मैदान की तरफ मुड़वा दिया। इस तरीके से माना जाता है चंद्रा नदी के प्रचंड वेग के कारण मैदान में से जितनी भी लाशें थी वो सारी की सारी लाशें बहकर दूर दराज इलाकों में चली गई और इस प्रकार यह मैदान बिल्कुल साफ हो गया। और अगले ही साल माना जाता है फिर यहां पर अर्णोराज चौहान ने इस नदी के ऊपर जो है दीवार बनवाई, यानी बांध की दीवार बनवाई और बांध की दीवार बनवाकर इस पानी को रुकवा दिया और इस प्रकार यहां पर एक झील बनकर तैयार हुई और यह झील अन्ना जी के नाम पर यानी अर्णोराज चौहान के नाम पर ही आना सागर झील कहलाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यह झील जहां बनी हुई है इसी जगह पर पृथ्वीराज चौहान अर्णोराज चौहान ने तुर्क और गजनी सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। और इस पराजय का वर्णन हमको कहां से मिलता है? इसका वर्णन हमको मिलता है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ा देता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह गुजरात, अगर हम चलें साइड में, तो गुजरात के जो चालुक्य शासक थे इनका और अजमेर के चौहान शासकों का, इनका संघर्ष बहुत लंबा चला है। और इस संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो अर्णोराज चौहान के शासनकाल में यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। अर्णोराज चौहान के साथ अगर हम देखें तो चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह का भी युद्ध हुआ और बहुत लंबी यहां पे लड़ाइयां होती हैं। आखिरकार अर्णोराज चौहान जो है, देखिए वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, तो माना जाता है आखिरकार इन दोनों के बीच में एक संधि हुई और संधि के तहत गुजरात के चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? अर्णोराज चौहान के साथ कर दिया। इस प्रकार आप देखें कुछ समय के लिए अजमेर के चौहान और गुजरात के चालुक्य शासकों के बीच में शांति स्थापित हो गई, लेकिन यह शांति लंबे समय तक ना टिक सकी। बहुत जल्दी आप देखें यहां पर फिर से युद्ध शुरू हो गया। अगर इस कड़ी में हम चलें तो अर्णोराज चौहान का युद्ध किसके साथ हुआ? अर्णोराज चौहान का युद्ध हुआ जयसिंह सिद्धराज के बाद जो अगले शासक बने थे गुजरात के चालुक्य राजा, जिनका नाम आता है कुमारपाल। कुमारपाल के साथ इनका फिर युद्ध हुआ। इन्होंने कुमारपाल को आबू के निकट युद्ध में पुनः पराजित किया। देखिए यहां पे युद्ध का कारण यह माना जाता है कि जयसिंह सिद्धराज के साथ शांति समझौता हो गया था, उनकी पुत्री कांचन देवी का विवाह हो गया और शांति हो गई थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जयसिंह सिद्धराज जो हैं उनके बाद अगला जो शासक बना है वो राजा कुमारपाल बना है, जबकि यहां पर हमारे जो अर्णोराज चौहान है वो सिद्धराज जयसिंह के दत्तक पुत्र, जिनका नाम आता है बाहड़, जिनका नाम मिलता है इतिहास में बाहड़। तो माना जाता है अर्णोराज चौहान जयसिंह सिद्धराज के बाद उनके दत्तक पुत्र बाहड़ को राजा बनवाने चाहते थे, जबकि राजा गुजरात का बन गया है कुमारपाल।
इस वजह से दोनों के बीच में संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। ठीक है। और इस संघर्ष में अर्णोराज चौहान ने आबू के निकट युद्ध में कुमारपाल को पराजित किया था। ठीक है। आरएस में यहां से प्रश्न भी पूछा गया था, आपको 4 कथन दे दिए गए। कहता है निम्न में से अर्णोराज चौहान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें एक कथन होता है कि अर्णोराज चौहान का विवाह जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी के साथ हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा आपको एक ऑप्शन और मिलता है कि अर्णोराज चौहान ने आबू के निकट कुमारपाल को युद्ध में पराजित किया, यह भी सही है। ठीक है। इसी तरीके से एक ऑप्शन मिलता है अर्णोराज चौहान ने आना सागर झील का निर्माण कार्य करवाया, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको कथन दे दिए जाते हैं। अगर आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी अच्छे से है तो आप सही कथन को निकाल सकते हैं, जो गलत कथन है उसको छांट के बाहर कर सकते हैं। ठीक। चलिए अगला एक और तथ्य। इनके दरबार में 2 बड़े विद्वान आपको मिल जाएंगे। एक विद्वान का नाम है धर्मघोष और दूसरे का नाम है देवबोध। ठीक है। ये इनके विद्वान, दरबारी विद्वान माने जाते हैं। आजकल बहुत प्रश्न यहां से पूछ लिए जा रहे हैं, शासक के जो है प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। अर्णोराज चौहान जो थे, इनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव द्वारा कर दी गई थी। आप देखिए, जो शासक कभी जिंदगी में किसी से नहीं हारा, लेकिन कहते हैं उसका जो अंत था वो उनके पुत्र, गला थोड़ा ज्यादा खराब हो रहा है। देखिए, अर्णोराज चौहान जो थे कभी जिंदगी में कभी किसी शासक से नहीं पराजित हुए, हारे नहीं, लेकिन अंत देखिए उनका खुद उनके पुत्र के हाथों हुआ। इनके पुत्र का नाम आपको मिलेगा जगदेव। इस प्रकार आप देखें, जगदेव जो सत्तालोलुप एक व्यक्ति रहा, उसने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर ली और हत्या करने के बाद सिंहासन प्राप्त कर लिया। हालांकि जगदेव लंबे समय तक शासक नहीं रह पाया और बहुत जल्दी जगदेव को हटाकर उसके भाई विग्रहराज चौहान ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। ठीक है। इस प्रकार आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं यहां पर। देखिए, अर्णोराज चौहान जो हैं, यहां इनके बारे में देखिए। अर्णोराज चौहान जो हैं, इनके पुत्रों की अगर मैं बात करूं आपसे, अर्णोराज चौहान, तो अर्णोराज चौहान के पुत्रों में जो नाम आता है, एक तो इनका पुत्र आता है जगदेव। जगदेव इनके पुत्र ने इनकी हत्या की थी, तो यह पितृहंता भी कहलाएगा। यहां पर आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में कौन सा शासक पितृहंता शासक कहलाता है, तो आपका जवाब होगा जगदेव। अपने बाप की हत्या करी, लेकिन जगदेव लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता, बहुत जल्दी इसको सत्ता से हटाकर यहां पर जगदेव के जो बड़े भाई हैं, जिनका नाम आता है विग्रहराज चौहान चतुर्थ, ये अगले शासक यहां पर बन जाते हैं। विग्रहराज चौहान चतुर्थ, ठीक है, ये अगले शासक बनेंगे। और यहां पर विग्रहराज चौहान के बाद बीच में शासक अपर गांगे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, यहां पर एक शासक आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर मैं सोमदेव की आपसे चर्चा करूंगा। सोमदेव जो है ये अर्णोराज चौहान के ही, सॉरी सोमेश्वर ये अर्णोराज चौहान के छोटे पुत्र थे। इस प्रकार आप देखें, जगदेव इसको हटा दिया जाएगा और विग्रहराज चौहान यहां पे शासक बनेंगे। और विग्रहराज चौहान के बाद अपर गांगे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय यहां पे शासक आते हैं। उसके बाद यहां पे मैं सोमेश्वर की बात करूंगा। सोमेश्वर के बाद इनके पुत्र यहां पे अगले शासक बनेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक। तो इस प्रकार आप देखें तो जगदेव जो थे, इनको हटाकर गद्दी किसने ले ली है? अब इनके बड़े भाई ने, जिनका नाम आता है विग्रहराज चौहान चतुर्थ। चलिए अब मैं आपको विग्रहराज चौहान चतुर्थ के बारे में पढ़ाता हूं। बहुत महत्वपूर्ण शासक है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही सारे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर। ठीक है। चलिए तो मैं लेता हूं विग्रहराज चौहान चतुर्थ। इनका शासनकाल हम देख लेते हैं। 1153 ईस्वी से आपको मिलता है इनका शासनकाल 1163 ईस्वी, ये इनका शासनकाल मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके उपनाम की। इनका एक नाम आपको मिलता है बीसल देव। इतिहास में इनको बीसल देव नाम से जाना जाता है, विग्रहराज चौहान को। ठीक है। इसके अलावा देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न, चौहानों का स्वर्णकाल पूछ लिया जाता है। चौहान शासकों में से वो कौन शासक है जिनका शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है? तो आपका जवाब यहां पे होना चाहिए विग्रहराज चौहान चतुर्थ। ये आपको चतुर्थ ध्यान रखना है। ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप विग्रहराज देखें, विग्रहराज तृतीय और विग्रहराज इस तरीके से द्वितीय आ जाए, तो यहाँ पे ये तो याद रह जाता है विग्रहराज, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा प्रथम है या द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है। ठीक। चलिए तो स्वर्ण काल की मैं आपसे पहले बात कर चुका था। देखिए, जैसे भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं,
इसी प्रकार आप देखें चौहानों में स्वर्णकाल माना जाएगा विग्रहराज चौहान का। आप किसी राजा के शासनकाल को स्वर्णकाल तब कहेंगे जब उसके साम्राज्य की आप देखें बात करें तो साम्राज्य विस्तार काफी बड़ा हो जाएगा। साम्राज्य विस्तार बड़ा होने से भी बात नहीं है, असली बात तो यह है कि उसके शासनकाल में शांति स्थापित होनी चाहिए, जनता सुखी होनी चाहिए, चहु और शांति स्थापित होनी चाहिए। उसके समय में कला साहित्य जो है विज्ञान तकनीक इसका बहुत जबरदस्त उन्नति होनी चाहिए। तो ऐसे शासक का शासनकाल ही फिर क्या कहलाएगा, स्वर्णकाल कहलाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जयानक भट्ट जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, इन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा है और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर इन्होंने विग्रहराज चतुर्थ को क्या बोला है, कवि बांधव कहा है, कवियों का बंधु। क्योंकि खुद आप देखें विग्रहराज चौहान एक बहुत बड़े कवि रहे हैं, इनके दरबार में बहुत सारे कवि आश्रय पाते थे, ये कवियों के आश्रयदाता थे। माफी चाहता हूं, थोड़ा गला आजकल बहुत परेशान कर रहा है। तो देखिए जयानक भट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज विजय, और इस पुस्तक में इन्होंने कवि बांधव इसको उपाधि दी थी। ठीक है, यह प्रश्न हमारे रीट एग्जाम में पूछा गया है, रीट लेवल 2 के अंदर, कि कवि बांधव किसे कहा गया है। अर्णोराज चौहान को, अर्णोराज चौहान चतुर्थ को कहा गया है, क्योंकि कवियों के बंधु, खुद भी बहुत सारे बड़े कवि थे, बहुत सारे कवियों के आश्रयदाता रहे हैं, इसलिए लोग इन्हें कवि बांधव कहा जाते कहते हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम इनका रहा है, विग्रहराज चौहान ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी, और आगे चलकर दिल्ली के सुल्तान हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे और बाद में दिल्ली के सुल्तान रहे 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। तो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया और इस संस्कृत पाठशाला की जगह इन्होंने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। अजमेर में आज भी मौजूद है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक है। तो क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा, यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, ये एक मस्जिद है। आपसे प्रश्न बनता है कि राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है, तो राजस्थान की पहली निर्मित मस्जिद मानी जाएगी 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको बनवाया है दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा है, और जहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा है, पहले यहां एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। अब आप कैसे कह सकते हैं कि यहां संस्कृत पाठशाला थी, उसके जगह यह बनवाया गया? तो देखिए, अगर आप 2.5 दिन के झोपड़े में जाके देखें तो वहां उसकी जो दीवारें हैं, उन दीवारों के अंदर आज भी आप देखें वो पत्थर हैं, जिनके ऊपर विग्रहराज चौहान चतुर्थ द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये माना जाता है कि यहाँ बहुत ज्यादा जो है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहनत नहीं करी, जो संस्कृत पाठशाला थी उसको तोड़वाकर उसी के पत्थरों को वापस चिनवाकर एक मस्जिद का रूप उसने जो है बनवा दिया था। अब सवाल एक और आता है कि भाई ये राजस्थान की पहली मस्जिद तो है, ये तो ठीक है, लेकिन इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों हुआ? इसके बारे में एक मत यहाँ पे आता है। कुछ लोग तो यहाँ पे कहते हैं कि साहब इसको 2.5 दिन के अंदर बनवा दिया गया। ध्यान रखें, ये तथ्य बिल्कुल निराधार है, कपोल कल्पित है। ऐतिहासिक मत हमारा यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है कि पंजाब शाह नाम के एक सूफी संत हुए हैं। क्या नाम थे? पंजाब शाह। पंजाब शाह नाम के एक सूफी संत हुए हैं, जिनका 2.5 दिन का यहाँ पे उर्स लगता था, और इसके कारण इसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम मिला है। अब ये उर्स क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूं। दरगाहों पर जो मेले लगते हैं उन्हें हम उर्स कहते हैं। तो पंजाब शाह नामक सूफी संत का 2.5 दिन का उर्स लगने के कारण, इसीलिए आप देखें ऐतिहासिक तौर पे इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ जाता है। ठीक है, तो अजमेर में मौजूद है, संरक्षित स्मारक है ये 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके बाद देखिए तो विग्रहराज चौहान ने संस्कृत भाषा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, हरिकेली। संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा था हरिकेली, और इस नाटक का कथानक इन्होंने लिया है किरातार्जुनीयम से। आपने पढ़ा होगा किरातार्जुनीयम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्कृत ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की रचना की थी कवि भारवी ने। कवि भारवी ने, ठीक है। तो संस्कृत का ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम जो है हमारा, वहां से इस नाटक का कथानक यानी कहानी ली गई है। अगर आप किरातार्जुनीयम को देखें तो उसमें 2 शब्द हैं, किरात प्लस अर्जुन। किरात हम बोलते हैं आदिवासी भील को, अर्जुन महाभारत का एक चैप्टर जो है, महाभारत के अंदर जो एक आप देखते हैं पात्र अर्जुन है। तो एक छोटा सा कथा हमको यहां देखने को मिलती है कि जब ये 5 पांडव, इनको वनवास मिला हुआ था 12 वर्ष का, तो उस वक्त माना जाता है कि जो अर्जुन थे उन्हें बड़ा घमंड हो चला था इस बात का कि मुझसे बड़ा इस दुनिया में कोई धनुर्धारी नहीं है।
इस बात को लेकर माना जाता है जब घमंड हुआ तो चूंकि अर्जुन शिव जी के जो है भक्त थे, तो शिव जी को ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि मेरा जो शिष्य है, मेरा भक्त है अर्जुन, उसको घमंड हो चला। क्योंकि जब घमंड हो चला है तो फिर सीधी सी बात उसका पतन होना भी निश्चित था। इसलिए अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी ने निश्चय किया कि इसके घमंड को तोड़ा जाए। इसके लिए क्या किया, शिव जी ने एक छोटी सी लीला रची। शिव जी क्या करते हैं, एक आदिवासी का रूप धारण करते हैं, एक भील किरात का रूप धारण करते हैं, ठीक है। और अर्जुन जो जंगल में शिकार खेलने गया, तो माना जाता है अर्जुन ने एक जंगली सुअर को तीर मारा। और अर्जुन जंगली सुअर को तीर मारने के बाद जब उसने देखा कि वो सुअर जो है गिर चुका है, मर चुका है, तो उसके आगे उसको लेने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि जंगली सुअर के शरीर में 2 तीर लगे हुए हैं। तो अर्जुन को लगता है कि एक तीर मेरा है, ये दूसरा तीर किसका है। इतने में शिव जी जो भील का रूप धारण किए हुए हैं, किरात का रूप धारण किए हुए हैं, वो सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये दूसरा तीर मेरा है और ये तीर मैंने पहले मारा है सुअर को, इसलिए ये शिकार मेरा हुआ। अर्जुन घमंड में आ ही चुका था। तो अर्जुन ने क्या कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं दुनिया का बड़ा धनुर्धारी अर्जुन हूं, ये तीर पहले मैंने मारा है, इस हिसाब से ये जो है शिकार मेरा हुआ। तो किरात कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले शिकार मेरा है, मैंने तीर मारा है, मेरा तीर पहले लगा है। इस तरीके से अर्जुन जो है बड़बोलेपन में आकर क्या कहता है, वो कहता है कि ठीक है, तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन के सामने खड़े हो, और अगर तुमने पहले तीर मारा है तो एक काम करते हैं, इस विषय को यहीं सुलझा लेते हैं, आ जाओ सामने, मुझसे धनुर्विद्या में युद्ध करो आप। अगर आप मुझसे जीत जाते हैं किरात, अगर आप मुझसे जीत जाते हैं तो ये शिकार आपका, और अगर मान लीजिए मैं जीतता हूं तो ये शिकार मेरा हो जाएगा, ठीक है। शिव जी को मालूम था कि ये बड़बोलेपन में ऐसा काम करेगा जरूर। आखिरकार यही हुआ, तो शिव जी ने उसकी चुनौती स्वीकार की। अब युद्ध हुआ दोनों के बीच में, सीधी सी बात है, जीतना शिव जी को था ही, शिव जी युद्ध में जीते। आखिरकार अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर पूछते हैं कि सच बताइए आप कौन हैं, आप कोई साधारण किरात तो नहीं है। तो शिव जी अपने असली रूप में आकर अर्जुन को यहां पर शिक्षा देते हैं कि बेटा आपको घमंड नहीं करना चाहिए, आपके घमंड को तोड़ने के लिए ही मुझे ये काम करना पड़ा था, मुझे ये रूप धारण करना पड़ा था। तो ये जो कहानी आपको मिलती है महाभारत में, उस पूरी कथा को किरातार्जुनीयम में कवि भारवी ने लिखा है, और इस किरातार्जुनीयम में से कथानक का एक अंश लेकर विग्रहराज चौहान ने अपना ग्रंथ लिखा है जिसका नाम आता है हरिकेरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम आता है किलहॉर्न। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने एक बात कही है विग्रहराज चौहान के बारे में। क्या कहता है, विग्रहराज उन हिंदू शासकों में से था जो कालिदास और भवभूति की बराबरी कर सकता है। आप देखिए कालिदास और भवभूति, ये दोनों आदमी संस्कृत के भारत में बड़े विद्वान माने जाते हैं। आप देखिए किलहॉर्न यहां पर विग्रहराज चौहान की विद्वता से, संस्कृत में उनकी जो पकड़ थी उसकी वजह से क्या कहता है, कहता है कि ये वो हिंदू राजाओं में से एक आदमी है जो कालिदास और भवभूति की बराबरी कर सकता है। ठीक, तो कई बार कोटेशन एग्जाम में कथन पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार का कथन किसने कहा, तो ये कथन है अंग्रेज इतिहासकार किलहॉर्न का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चौहान ने दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर को पराजित किया था और पराजित करके उसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। विग्रहराज चौहान ने काफी लंबे चौड़े जो है साम्राज्य का निर्माण कर लिया था, और इसी क्रम में आप देखेंगे उसने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। ध्यान रखें, दिल्ली जो है, इस दिल्ली की जो स्थापना की गई थी वो अनंगपाल तोमर द्वारा की गई थी। शुरू में अगर हम चलें तो दिल्ली जो है इसका नाम दिल्ली नहीं मिलता। अनंगपाल तोमर ने जब दिल्ली बसाई थी तो उस वक्त दिल्ली का नाम हमको जो है ढिल्लिका, क्या मिलता है, ढिल्लिका, ये नाम मिलता है, और एक नाम मिलता है ढिल्लिश। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में ढिल्लिश और ढिल्लिका नाम मिलता है, और धीरे धीरे आप देखें ढिल्लिका जो शब्द है वो आज दिल्ली बन चुका है। ठीक है, तो दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर थे, और आगे चलकर आप देखें अनंगपाल तोमर ने इनकी अधीनता स्वीकार की। ये वही अनंगपाल तोमर हैं जो आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को गोद लेंगे और पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की सत्ता सौंप देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विग्रहराज चौहान के दरबार में एक कवि हैं जिनका नाम है सोमदेव, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, बहुत बार पूछा गया है। सोमदेव ने एक नाटक लिखा था, उस नाटक का नाम है ललित विग्रहराज, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है ललित विग्रहराज। पूछा गया है ललित विग्रहराज नाटक किसने लिखा, सोमदेव ने। सोमदेव किसके दरबारी कवि थे, विग्रहराज चौहान के दरबारी कवि थे।
विग्रहराज चौहान ने ये जो सोमदेव ने जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ की विषय वस्तु भी एक एग्जाम में पूछी गई है। पूछा गया है ललित विग्रह राज जो ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो इस ग्रंथ में विग्रहराज चौहान और उनकी पत्नी देसव देवी प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न पूछा गया है ललित विग्रहराज ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, तो इसमें इन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। विग्रहराज चौहान के शासन काल के हमें 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक के बीच में 11 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं अब तक। इन शिलालेखों में से सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 6 शिलालेख अकेले अजमेर से प्राप्त हुए हैं। एक शिलालेख जहाजपुर से मिला है, जहाजपुर जो आजकल हमारा भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। एक शिलालेख हमको मिला है नरहड़ गांव से। ये नरहड़ गांव जयपुर के अंदर पड़ता है भाई। एक नरहड़ झुंझुनू में भी है, दरगाह के लिए जाना जाता है ये, लेकिन ये नरहड़ गांव जयपुर वाला है। 3 शिलालेख शिवालिक से मिले हैं। ये शिवालिक अभिलेख आजकल दिल्ली में रखे हुए हैं। ठीक है, ये दिल्ली में रखे हुए हैं। तो यहां पे 11 शिलालेख मिले हैं विग्रहराज चौहान के शासनकाल के। इनमें से शिवालिक अभिलेख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1163 ईस्वी का एक शिवालिक अभिलेख हमको मिलता है, जो उसमें कहा गया है कि विग्रहराज चौहान ने हिमालय से विंध्याचल तक के क्षेत्र को लुटेरों के आक्रमणों से मुक्त कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं तो उस भारत के नक्शे में आप देखेंगे कि किस तरीके से हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत जो मध्य भारत में स्थित है और ये हिमालय पर्वत है, इससे पता चलता है कि विग्रहराज चौहान का जो शासनकाल था उसमें ये पूरा इलाका उन्होंने जो है लुटेरों के आक्रमणों से मुक्त कर दिया। इसका मतलब संभवतः इस पूरे इलाके पे विग्रहराज चौहान की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। ठीक, तो ध्यान देना चाहिए किस शिलालेख के अंदर यह बात कही गई है। यह बात कही है शिवालिक अभिलेख के अंदर। एक और शिवालिक अभिलेख है जिसकी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। शिवालिक अभिलेख मिले हैं 3, उसमें से एक शिवालिक अभिलेख और है, उसमें विग्रहराज चौहान को विष्णु का अवतार बताया गया है। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, विष्णु जी का अवतार किसे बताया गया है शिवालिक अभिलेख में, तो आपका जवाब होगा विग्रहराज चौहान चतुर्थ। ठीक, चलिए लास्ट एक बात और मैं आपको बता देता हूं। यहां पर विग्रहराज चौहान ने जैन मुनि थे इनके दरबार में, जैन मुनि धर्मघोष। कहते हैं कि जैन मुनि धर्मघोष के कहने पर इन्होंने अपने साम्राज्य में पशुवध पर रोक लगा दी थी। बहुत सारे पशु काटे जाते थे, मारे जाते थे, बहुत सारे लोग मांसाहार का सेवन करते थे। तो माना जाता है कि धर्मघोष के कहने पर संपूर्ण साम्राज्य के अंदर इन्होंने पशुवध पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार विग्रहराज चौहान के बाद बीच में छोटपुट शासक आए और उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक यहां पे मैं लेके चलूंगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।